नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो लोग सोचते हैं या जिनकी बहुत ही इस आज की डेट में ज़रूरत है कि हाउ टू मेक गुड बिजनेस मॉडल। तो आप एक अमूमन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से बहुत सारे लोगों ने अपने नए नए स्टार्टअप शुरू किए हैं और उन स्टार्टअपों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक अलग से फंडिंग भी हो रही है, जिसका काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम स्टार्टअप तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक या कुछ आइडियाज़ जो बिजनेस करते हुए हमें बहुत ही हेल्प करते हैं, वो हमसे कहीं दूर हैं या उनमें हमें पता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक इस पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम अच्छा एक बिजनेस मॉडल या बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे नियम बोल सकते हैं या रूल्स बोल सकते हैं, जो बिजनेस करते हुए हर बिजनेसमैन को जरूरी है, वो बिजनेसमैन के अंदर होने चाहिए। जैसे ठोस योजना, सॉलिड प्लानिंग। जब भी हम कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसकी हमारे लिए एक प्लानिंग क्या है, हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए हमें सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसकी हमें प्लानिंग होनी चाहिए। एक स्पष्ट व्यवसाय योजना, मतलब हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी योजना क्या, जिसमें अपने लक्ष्यों, अपने जो हमारे टारगेट हैं या जो पॉलिसी है, रणनीति या वित्तीय अनुमान, कि हम कोई भी अगर बिजनेस करेंगे तो हमारे साथ उनके टारगेट क्या है, उनकी पॉलिसियाँ क्या है, उनमें कितना पूंजी, कितना हमें फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बाजार की मांग, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो एक रूल्स या जो एक ट्रिक है कि बाजार की मांग क्या है। क्योंकि हम लोग बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग बिजनेस में हमारे पास एक छोटा एरिया कवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी पूंजी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी पूंजी में अपना व्यवसाय या स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग अपनी छोटी पूंजी में स्टार्ट करते हैं। तो जो बड़ी पूंजी में करते हैं उनके लिए तो काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है। तो उनके पास बाजार, अलग अलग बाजार हो सकते हैं। शहर, सिटी की बाजार हो सकती है, सिटी के अलावा जो विलेजेस बाजार हैं उन सारों को वो टारगेट करते हैं। वो सारी बाजार एक साथ वो लोग टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर दिक्कत आती है कि हम छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड बाजार होता है, एक छोटा एरिया होता है। जब छोटा एरिया होता है तो उस बाजार की डिमांड क्या है, प्रॉपर डिमांड क्या है, उस बाजार की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस की प्लानिंग करनी चाहिए। मान लिया उस बाजार की प्लानिंग, उस बाजार की डिमांड, वहाँ पर एक हम रेता बजरी सप्लायर हैं, लेकिन वहाँ पर डिमांड कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, और हमने उसके बावजूद अगर हमने कोई सप्लाई का काम कर रखा है या कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जहाँ पर उस छोटी मार्केट में जहाँ पर हमने बिजनेस का सेटअप किया है वहाँ पर उस चीज़ का अगर कंजप्शन नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए डीमेरिट हो जाएगा। व्यवसाय का आकार, जैसा मैंने आपको बताया, व्यवसाय का आकार कि हम व्यवसाय जो कर रहे हैं वो बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं या छोटा व्यवसाय कर रहे हैं। उसके बाद व्यवसाय में निवेश की आवश्यकता, जैसे कारकों को बेचा, मतलब व्यवसाय में मान लो हमने व्यवसाय स्टार्ट तो कर दिया, व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद हमारे पास कारकों, मतलब कौन कौन से ऐसे टर्म्स आएंगे जिनमें हमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होगा तभी हम उस बिजनेस को आगे तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक हैं जिन्हें हम करते करते अपने एक बिजनेस को अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब एक दूसरी आता है बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस मार्केट की रिसर्च हमारे पास होनी चाहिए। मार्केट की रिसर्च क्या, जब भी हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, अपने लक्षित दर्शकों, जैसे आपके पास जो कंज्यूमर है या कस्टमर है, और उनके प्रतिस्पर्धी जो आपके पास कंपटीशन है। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके पास कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें कि हमारा, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो उसमें पहचान कर लें कि हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है या जो हम रिटेल या सेल कर रहे हैं, मान ली कोई सेल कर रहे हैं, तो उसमें ये देख लें कि उस मार्केट में ऑलरेडी पहले से कितने लोग सेल कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर उस चीज़ को हम लोग पहले से अपना ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें रेट एनालिसिस में आसानी मिलेगी, अपने प्रोडक्शन में और प्लस सेल और ट्रेडिंग में सब में आसानी। अपने व्यवसाय के लिए सही स्थान का चयन करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ जब हम उसमें कहाँ से प्रोडक्शन,
सबसे पहले मान ली हमने प्रोडक्शन के लिए हमने फैक्ट्री के बाद हमने ऑफिस। तो ये जो सब चीजें हैं, प्रोडक्शन जहाँ फैक्ट्री हो वहां से रॉ मटेरियल, जिस रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्शन करेंगे वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री से आसानी से वहां तक फैक्ट्री तक हमारे पहुंच सके। और फैक्ट्री के बाद जो प्रोडक्शन होके आ रहा है वो प्रोडक्शन हमारा सेलर तक, डायरेक्ट सेलर तक, या जो हम लोगों ने वहां पर बायर तक आसानी से पहुंच सके। ऑफिस बिजनेस का वो एक स्थान होता है जहां से हम अपने बिजनेस को प्लानिंग, कस्टमर लाना, वो सारी चीजें हम अपने ऑफिस से मेंटेन करते हैं। तो ये जो स्थान का चयन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हम किस स्थान से अपना बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि किसी स्कूल के पास स्टेशनरी या शांत जगह पे एक रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं जैसे आपने स्टेशनरी की शॉप खोली है लेकिन स्टेशनरी की शॉप के पास कोई स्कूल नहीं है, तो आपके पास जो वहां पर क्लाइंटेज होगी, जो वहां पर आपके बायर होंगे, वो बायर स्कूल की अपेक्षा, जहां पर स्कूल है वहां पर बायर लगभग 50 to 60% आपके बायर कम होंगे। तो इस हिसाब से जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी आप रिटेल या सेल कर रहे हैं उसके लिए आपको एक सही स्थान का चयन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम स्थान सही चयन करते हैं तो हमारा बिजनेस काफ़ी आगे जाता है और हम काफ़ी स्मूथ वे से अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। अब अगला है सही कनेक्शन। जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने राइट कनेक्शन, अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक कनेक्शन। जैसे मान लिया आपने कल को कोई टीन मैन्युफैक्चरिंग की अपना फैक्ट्री खोली है और टीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको राइट कनेक्शन की आवश्यकता ये है कि जहां पर आपका हार्डवेयर की शॉप हो उनसे आपके कनेक्शन होने चाहिए। अपने व्यवसाय के संबंधित ग्राहक, जो आपके व्यवसाय हैं, व्यवसाय के जो संभावित ग्राहक, उनसे संबंध स्थापित करें ताकि वो आपका माल परचेज करें और वो नीचे जो रिटेलर या जो कंज्यूमर हैं वो आपके जो भी प्रोडक्शन मटेरियल है उसका यूज करें, तभी आपको किसी बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा। तो अपने आवश्यक कनेक्शन बनाएं और नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी एक रोल अदा करता है, क्योंकि जब तक आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्शन को आप जल्दी से मार्केट से सीधे कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकते। तो आपको नेटवर्क के लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। संभावित ग्राहक, अब आपने प्रोडक्शन तो किया, मान लिया आपने मसाले की फैक्ट्री खोली, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि संभावित ग्राहक कहाँ हो सकते हैं। आप उसे डोर टू डोर तो उसे सेल कर नहीं सकते, करेंगे चालिए आप उस टाइम जब आप प्रचार अवस्था में, आप छोटी अवस्था में तो आप डोर टू डोर उसे सप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ पर स्टॉकेज और सुपर स्टॉकेज बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए संभावित ग्राहकों के साथ आपको संबंध स्थापित करना बहुत ही जरूरी रह जाता है। तो सही कनेक्शन आपके बिजनेस को नया आयाम दे सकते हैं। तो इसीलिए आगे हम चलते हैं, नई कौशल सीखना, न्यू स्किल डेवलपमेंट। देखिए आपने काफ़ी समय पहले देखा होगा कि एक टाइम नोकिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, लेकिन उसने अपने नए स्किल्स डेवलप नहीं किए, एंड्रॉयड पे नहीं आया, आज की डेट में नोकिया का लोग नाम भूल गए। तो इसी तरह से जब आप चीज़ों को, आपने कोई भी प्रोडक्शन किया है, कोई भी सेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा अपने बिजनेस को न्यू स्किल के डेवलप के लिए आपको हमेशा अपने आप को सीखना पड़ेगा। अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक स्किल्ड और एक ज्ञान आपको हमेशा, जो आपके कंपटीटर भी दे सकते हैं, आपके दोस्त भी दे सकते हैं, और आज की डेट में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं कि हम मान लीजिए आज की डेट में हम क्लॉथ, कपड़ा बनाने का व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं। तो कपड़ा बनाने के साथ साथ हमें पता होना चाहिए, कपड़ा तो हम बना रहे हैं लेकिन हमने कपड़ा ऐसा बना दिया है जो कपड़ा आज की डेट में मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है या वो कपड़ा आउटडेटेड है। तो उस तरह के लिए हमें पता होना चाहिए मार्केट में प्रॉपर डिमांड क्या है। डिमांड के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा किस एरिया में डिमांड आ रही है। वो सारी चीज़ें आपको पर डे
पर डे पर मंथ आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। न्यू स्किल के लिए आपको टीचिंग, डेवलपमेंट, लर्न, नॉलेज कोचिंग, ये सारी चीजें आज की डेट में आपको सोशल मीडिया, अपने जो कंपटीटर हैं उनसे आप सीख सकते हैं। उससे आपको फायदा मिलेगा कि आपका बिजनेस एक समय के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये आउटडेटेड हो गया है, कि हम इसे अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो नए चीजें हमेशा आपको बिजनेस करते हुए सीखते रहना चाहिए। और एक उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रचनात्मक एंड नवाचार, मतलब इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपके बिजनेस को हमेशा मार्केट के लिए, आपके कंज्यूमर के लिए, आपके बिजनेस को हमेशा चाहता बनाए रहेगा। क्योंकि उसका कारण है, अगर मान लो नोकिया, नोकिया कंपनी आज की डेट में भी अगर टेलीफोन के साथ अगर एंड्रॉयड बनाती, तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि उस नोकिया कंपनी को कोई टेक ओवर करता। तो कहने का मतलब ये अपने व्यवसाय में रचनात्मक, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का उपयोग करते रहे, अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके खोजे। इनोवेशन का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने टाटा कंपनी का नाम सुना होगा, टाटा कंपनी। रतन टाटा सर जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सिखाई हुए गुण, उनकी बिजनेस पॉलिसियां आज भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूं। तो टाटा एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में ईवी के लिए नया इनोवेशन दिया। आज की डेट में टाटा के पास ईवी का सबसे ज्यादा शेयर है, लगभग 50 to 60% पे टाटा है। तो जब तक आप बिजनेस में अपने नए इनोवेशन करते रहेंगे, टाटा सब चीजें बनाता है, उसके बावजूद भी उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना एक अलग ही आयाम स्थापित किया। क्योंकि वो इनोवेशन उत्पादों को बेहतर बनाने के तरीके और उत्पादों को, सेवाओं को, उत्पाद के साथ सेवाओं को, ऐसा नहीं आपने कोई प्रोडक्शन कर दिया उसके बाद आप उसका फीडबैक नहीं ले रहे हैं, उससे और क्या इनोवेशन हो सकता है और उस प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बना सकते हैं। जब तक हम उन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, वो चीज़ें भी आपके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं और वो चीज़ें करनी भी चाहिए। अब आगे टॉपिक पे हम चलते हैं, प्रभावी मार्केटिंग। अब ये जो सबसे मेन पॉइंट है जिसपे 90% लोग आके बिजनेस में कहते हैं कि यार मुझे लॉस हो गया, बिजनेस मैंने खोला तो लेकिन बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ टाइम पाई मैं बिजनेस से वो चीज नहीं ले पाया जिसके लिए मैंने बिजनेस खोला था। उसके लिए क्या होता है, अट्रैक्टिव मार्केटिंग। अट्रैक्टिव मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा फंडा है। अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रचार करें। अट्रैक्टिव मार्केटिंग में आपको एडवर्टाइजमेंट आता है, सोशल प्लेटफॉर्म आता है, सोशल प्लेटफॉर्म, आपका न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके बिजनेस को अट्रैक्टिव बनाती हैं। और प्रचार करने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम उस तरह से प्रचार ना करें जिस हिसाब से पिछले 10 लोग प्रचार कर रहे हैं। हमें कुछ प्रचार का नया तरीका लेना चाहिए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे बिजनेस के साथ जुड़ें। विभिन्न मार्केटिंग रणनीतियों का उपयोग करें, जैसे सोशल मीडिया, विज्ञापन, सामग्री विपणन। आप क्या करते हैं, जैसे कभी कभी एक टाइम के बाद कोई मेला लगाया, कुछ ऐसा वहां पर सामूहिक गतिविधि हो रही, वहां पर अपनी जो भी एक विज्ञापन की जो हम लोग सामग्री छपवाते हैं वो आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूट भी करा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे। क्योंकि बिजनेस का सीधा सा रूल है, अगर आपने रोज 10 लोगों से बात की है तो उसमें एक बंदा, एक लोग आपके बिजनेस से जरूर जुड़ेगा। ये सीधा सा फंडा है। तो इसीलिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सोशल मीडिया, विज्ञापन और सामग्री विपणन, मतलब सामग्री जो आपने पब्लिश की है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको डे बाय डे जैसा भी आपको उचित लगे वो एक समय के बाद आपको करना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे चीज आती है वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं मिस करते हैं, एक ही होता है रिकॉर्ड। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ सुना होगा कि उन्होंने बिजनेस तो अपना बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन बिजनेस के साथ साथ उनके पास वो रिकॉर्डिंग चीजें नहीं है। बिजनेस के लिए आपको सारी चीजों का एक संगठनात्मक, एक कलेक्टिव रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। कलेक्टिव रिकॉर्ड में आपके व्यवसाय के वित्तीय,
परिचालन कि वो किस हिसाब से चल रहा है, नियमित रूप से अपने वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी, आवश्यक समायोजन। मान लो आपने प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा किया, आपको प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ आपका वहां पर उस रिकॉर्ड का कोई भी कैलकुलेशन है ही नहीं कि रॉ मटेरियल में कितना प्रोडक्ट, कितना हमने पूंजी लगाया, उसको प्रोडक्शन करने में कितना पैसा लगा, और जो हम सेल कर रहे हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट हमारा रॉ मटेरियल मान लिए 50 रुपए का मिला कोई, उसे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी 15 रुपए हुई, उसके बाद जो हम प्रोडक्शन और जो अन्य कॉस्ट निकाल के उसमें 15 रुपए और हो गए, लगभग 80 रुपए की अगर हमारी कोई भी प्रोडक्ट कॉस्ट आई है और वो मार्केट में हमारा 120 का बिक रहा है, अब आपको नेट प्रॉफिट 40 रुपए हुआ, लेकिन आपके पास वित्तीय और परिचालन रिकॉर्ड नहीं है, आपको पता ही नहीं कि किस सेक्टर में हमने जो खर्चा किया उससे कैसे भी हम बिलो कर सकते हैं, उसे कैसे नीचे ला जा सकते हैं, ताकि हम अपना जो प्रॉफिट है 40 रुपए उसे कैसे अप करें। तो ये सारी चीजें आपको एक जो कलेक्टर रिकॉर्ड होगा उसका एनुअली या वीकली या मंथली जब तक हम उसे रीडिंग नहीं करेंगे, उस चीज से जब तक हम अपने बिजनेस को जो हमारी कॉस्टिंग आ रही थी उसे कम नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है कि कहाँ पर हम कॉस्टिंग और बढ़ा के इस प्रॉफिट को, जो हमारा सेलिंग रेट है, सेलिंग प्राइस है वो 120 है, उसे हम 140 कैसे कर सकते हैं, या हो सकता है कंपटीशन में आपको 120 को 110 में भी बेचना पड़े। तो आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, उस कॉस्ट को बढ़ाने या घटाने से मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो वो सारी चीजें आपको ये जो रिकॉर्ड है, जो मंथली ईयरली आप उस चीज को पूरा कलेक्ट करके आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर यहाँ तक कि सेलर और रिटेलर तक जब आप सारे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज को हमने कहाँ पर कम करना है या कहाँ पर ज्यादा करना है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को अच्छा लग सकते हैं। और ये जो बिजनेस का एक अगला टारगेट रहता है, एक रूल्स या नॉर्म्स मान सकते हैं कि स्थिरता, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी प्रॉपर बनी नहीं और कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, क्योंकि बिजनेस कोई एक रात का एक दिन का गेम नहीं होता है कि आज किया कल से हमें वहां से प्रॉफिट आने लगा, या आपका कोई भी आपका प्रोडक्ट है जो एक दिन में ब्रांड बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, ये दोनों चीजें आपको अपने बिजनेस को देनी पड़ेगी। अपने व्यवसाय को लगातार चलाने के लिए दिनचर्या का स्थापित करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस तो करते हैं लेकिन बिजनेस में एक फ्लो चार्ट नहीं बनाते, मतलब अपने जो डेली चार्ट है उस डेली चार्ट को नहीं बनाते। डेली चार्ट में कि उन्हें अपने व्यवसाय पे कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे से लेके उन्हें अपनी टीम से बात करनी है, टीम के बाद अपने वर्करों से कितने देर कब बात करनी है, या कब हमें इन सभी चीजों से फ्री होके हमें न्यू कस्टमर कब ढूंढने हैं। तो ये सब चीजें जब तक आपके अंदर नहीं होंगे, दिनचर्या, आपको एक प्रॉपर दिनचर्या हर चीज में, चाहे वो स्टूडेंट हुआ है, बिजनेस हुआ, उस सभी चीज में जो एक डेली जो आपकी वर्कशिप आती है वो बहुत ही जरूरी होनी चाहिए कि आपकी जो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी वो आपकी दिनचर्या ही लेके आएगी। हमें मालूम है कि हमें अपने बिजनेस में 5 से 6 घंटे रोज बैठना है, लेकिन आपने अगर इस तरह का कोई भी चार्ट नहीं बना रखा है, आपका मन हुआ आप बिजनेस गए, कोई आया आप वहां से चले गए, और उसी टाइम आपका कोई नया ग्राहक आया, नया कस्टमर आया, उस टाइम आप उसे टाइम ही नहीं दे पाए। वो आपका प्रोडक्ट लेना तो चाहता था लेकिन आपका जो वर्कर था वो उसे अच्छा समझा नहीं पाया या उसे वो अच्छा डील नहीं कर पाया। तो उस हिसाब से आपके बिजनेस को न्यू कस्टमर मिलने में दिक्कत होगी। तो आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, आपकी ऑफिस टाइम प्रॉपर होनी चाहिए कि ये बंदा अपने बिजनेस ऑफिस पे इतने बजे से लेके इतने बजे तक मिलेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपकी दिनचर्या अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम ही होता क्या है कि कुछ हमारे वर्कर ऐसे होते हैं जिन्हें कोई परेशानी हो सकती है, तो या कर्मचारी जो हमारे साथ होते हैं उन्हें कोई दिक्कत हो सकती है, या वो कुछ हमें इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं लेकिन हमारा उनके साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो वो हम किस चीज को हमसे शेयर करेंगे। तो निरंतर संपर्क, ग्राहक का भी फीडबैक आपके पास होना चाहिए, भाई ये हमने प्रोडक्ट आपके पास गया था, ये इस प्रोडक्ट को और कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि ये प्रोडक्ट और कैसे अच्छा बन सकता है, या इसे ज्यादा ज्यादा ग्राहक कैसे ले सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बिजनेस में। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि ग्राहक ही भगवान है, ग्राहक भगवान के लिए आपको आता उस उत्कृष्ट ग्राहक सेवा। क्योंकि कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट जब ब्रांड बनता है, जब उसकी पब्लिसिटी, एक पब्लिसिटी तो हम लोग कर रहे हैं अपने बिजनेस या अपने आइटम को चलाने के लिए, लेकिन एक जो बिजनेस प्रोडक्ट की जो पब्लिसिटी एक पब्लिक करती है, वहाँ के जो यूजर्स होते हैं जब वो करते हैं, तो उसका जो एक माउथ, जिसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, उसकी जो माउथ पब्लिसिटी होती है, उसका जो हमारे बिजनेस को फायदा मिलता है, उसमें हमारी जीरो कॉस्टिंग होती है। जीरो कॉस्टिंग के साथ साथ उसमें क्या होता है, जब वो अपने किसी रिलेटिव से, अपने दोस्त से, अपने भाई से जब बोलता है कि यार वो प्रोडक्ट अच्छा, उस प्रोडक्ट को एक बार यूज करो, तो वहां पर आपकी जो सेल्स है, वो सेल्स कई गुना ऑटोमेटिक अप हो जाती है। एक तो आपने मार्केटिंग करी, बहुत अच्छा आपने मार्केटिंग करी, सारे काम करे, एक लेकिन जो पब्लिक ने एक दूसरे पब्लिक से बोला, एक व्यक्ति ने दूसरे से बोला, उस टाइम जो आपकी सेल इंप्रूव करेगी, वो जो इंप्रूवमेंट होगा वो मल्टीप्लाई होती है। एक ने 2 से बोला, 2 ने 4 से बोला, 4 ने 8 से बोला, तो ये जो कैलकुलेशन आपके पास बैठेगी, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको प्रोडक्ट को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। अपने ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करें, उनकी प्रतिक्रिया को महत्व दें, कोशिश करें कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें डे बाई डे सर्वे कराएं। सर्वे इसलिए जरूरी है कि सर्वे के साथ साथ हमारे पास फीडबैक आएगा। फीडबैक इसलिए जरूरी है कि भाई हमने कोई प्रोडक्ट हमने बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन मेहनत के बाद हमारे पास कोई फीडबैक है ही नहीं, हम उसे जज नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोडक्ट वास्तविक जिस लिए हमने बनाया तो वो मार्केट में वो काम कर भी रहा है, जिन लोगों के लिए बनाया वो लोग उससे संतुष्ट भी हैं या नहीं है। अब आता है क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सपोर्ट। ये कस्टमर को चाहिए। एक तो आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी ठीक ठाक, मतलब उससे उसमें ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट अगर हम लगाएंगे तो ये रिवाइबल है, ऐसा नहीं है कि फर्जी है। और सपोर्ट, कस्टमर को सपोर्ट होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट, मान लीजिए किसी ने, आपने एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक टीवी ली, वो टीवी मान ली खराब हो गई आपकी, अब आपको वो टीवी कंपनी आपको सपोर्ट दे ही नहीं रही है, ना वो टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, तो उस टाइम क्या आप किसी को रिकमेंडेड करेंगे कि वो दोबारा उस कंपनी की टीवी ले? आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये कस्टमर सपोर्ट जो कंपनी को देनी चाहिए वो बहुत ही जरूरी रहती है कि आपको कस्टमर सपोर्ट हमेशा आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या जो आपकी शॉप है वहां से हमेशा बना रहना चाहिए। लगातार सुधार, आप उसमें जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें लगातार सुधार। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई हमने कोई कार बनाई, मान ली कोई कार बनाई, अब ये कार अगले 5 सालों तक इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। डे बाई डे उसमें इंप्लीमेंट होते हैं। अब कोई मार्केट में इनोवेशन हो रहा है, वो आपकी कार में इनोवेशन होना चाहिए। आप पुरानी कारों में देखोगे उसमें एसी नहीं रहता था, डे बाई डे उसमें एसी का इनोवेशन हुआ। एसी के इनोवेशन के बाद आप आज की दे सकते हैं कि ऑटोमेटिक सीट्स आ गई हैं, हाइट एडजस्टमेंट अप एंड डाउन आ गए हैं, ऑटोमेटिक एसी, पहले एसी मैनुअली था, आज की डेट में एसी आपका ऑटोमेटिक हो गया है। ऑटो एसी पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं। ऑटो हेडलैम्प हो गए हैं, ऑटो हेडलैम्प के साथ साथ आपका ऑटो बाइफर हो गया, रेन वाइजर, जो रेन वाइफर है वो भी ऑटो कर दिए गए कंपनियों ने। अब कोई कार कंपनी कहना भाई हमने ये कार बनाई थी, 10 साल तक हम इसमें कोई भी सुधार नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि उस कार को आगे कोई ग्राहक मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनोवेशन ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी कर चुकी होगी। फिर उस कार की जो मार्केट होगी, उस मार्केट का जो शेयर होगा वो हमेशा डे बाई डे डाउन आएगा। तो इस तरह से आपको क्या होना है, अपने व्यवसाय के प्रदर्शन को लगातार सुधारने के लिए काम करने चाहिए। व्यवसाय विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन करें और क्षेत्रों को, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने जो प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन में हम और क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस इंप्लीमेंट से हमारा प्रोडक्ट और जो मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए उन्हें कैसे टक्कर देगा। अगर हम इन चीज़ों को सारे को लेके चलेंगे, मान लिया आपने एक हॉस्पिटल तो खोल दिया व्यवसाय के लिए, लेकिन आपको पता लगा कि भाई पहले तो उस हॉस्पिटल में सिर्फ फंडामेंटल चलता था, उसके बाद अब आज की डेट में मरीज वहां जाना पसंद करता है जहां पर ट्रामा सेंटर है, जहां सारी रिपोर्ट एक छत के नीचे हो सकती।
अब आपने क्या करा, आज भी आप रिपोर्ट के लिए किसी मरीज को 5 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। जब आप 5 किलोमीटर उसे दूर भेज रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मरीज या उसके जो मरीज के साथ जो घर वाले आए वो आपके हॉस्पिटल को प्रेफर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मूल्यांकन करके सुधार के क्षेत्रों में पहचान करनी चाहिए, और वो हमेशा निरंतर बनी रहनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस लगातार चले। अब जो बिजनेस में एक पूंजी प्रवर्तन, मान लिया आपने कोई बिजनेस खोला, बिजनेस खोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है पूंजी। अब ये पूंजी आपकी खुद की भी हो सकती है, आपके साथ इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। अगर आपके साथ इन्वेस्टर हैं या आपकी खुद की पूंजी है तो अपने व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाएं। अब पर्याप्त पूंजी जब जुटा पाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक आपके पास सबसे पहले तो आपके एक सॉलिड योजना होनी चाहिए कि आप व्यवसाय क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपकी मार्केट एनालिसिस होनी चाहिए कि हम मार्केट में भाई ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये एनालिसिस होनी चाहिए। फिर मार्केट का कैप्चर एरिया कि हमें भाई कितनी बड़ी मार्केट कैप्चर करनी है मार्केट के। फिर हमारा होना चाहिए कि हम जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो उसका ऐड करेंगे, वो ऐड हमें किस एरिया में करना है। वो सारी चीज़ों का जब हम एक कलेक्टिव डाटा बनाएंगे, कलेक्टिव डाटा बनाने के बाद जो हमारा टोटल जो हमारी लागत निकलेगी, जो हमारी पूंजी निकलेगी, उसका प्रबंधन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस आप स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पहले दिन से आपको रिटर्न नहीं मिलता है। उस टाइम कुछ टाइम आपको उस बिजनेस के लिए आपको पूंजी चाहिए होती। तो उस पूंजी को, उस बिजनेस को निरंतर कंटिन्यू आगे मतलब कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया लेकिन प्रोडक्ट आपका नीचे मार्केट में पहुंच ही नहीं पा रहा है, आपके पास पूंजी नहीं और मास में प्रोडक्ट बना पाए। जब आप नीचे तक मार्केट तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो प्रोडक्ट की परचेजिंग कहाँ से होगी, आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। पूंजी का बुद्धिमानी से उपयोग करें, आवश्यक खर्चों से खर्च करें, अनावश्यक खर्चों से बचें। कभी कभी क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी अनवांटेड खर्चे कर देते हैं जिनका हमारे बिजनेस में कोई यूटिलाइज नहीं है, ना बिजनेस में हमें वहां से कुछ मिलना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारे अनावश्यक खर्चे कर देते हैं। उन खर्चों से बचना चाहिए, बुद्धिमानी से अपने उपयोग करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। क्योंकि बहुत सारे मैंने बिजनेस देखे हैं, बिजनेस जो लोग करते हैं उन्होंने बिजनेस के लिए पूंजी तो बहुत की, लेकिन उन्होंने अपने बिल्डिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा कर दी, या अपने ऑफिस कॉस्ट इतनी ज़्यादा कर दी, या अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है अपने फैक्ट्री से लेके या अपने ऑफिस से लेके रिटेलर तक, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा करती कि जिससे वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब कर्मचारी जुड़ा, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्शन या सेल या रिटेल करेंगे, आप बिजनेस कोई अकेले करने का काम नहीं, बिजनेस के लिए आपको पूरी टीम चाहिए। और टीम जब आपके साथ जुड़ेगी, जब आप टीम के साथ जुड़ेंगे, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करें, व्यस्त रखें। आप अपने कर्मचारियों को डे बाई डे एक मोटिव करें, उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर से मिलवाएं, या उन्हें हम जब भी बिजनेस के जो फैक्ट्री एरिया है या हमारे पास जो भी एरिया है जहाँ से आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, उस एरिया में जब हम मॉर्निंग को जाएं या इवनिंग को वापस आएँ तो अपने कर्मचारियों से ज़रूर मिलें, उनका एक फीडबैक लें, उन्हें अपने बिजनेस के लिए प्रेरित करें, उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें व्यस्त रखें। ऐसा होता क्या, जैसे जनरली आपने कोई भी फैक्ट्री या कोई भी शॉप 24/7 या इवन 12 मंथ उसका जो प्रोडक्शन होता है वो एक मतलब कांस्टेंट नहीं रह सकता। वो प्रोडक्शन कभी अप भी होगा, कभी डाउन भी होगा। अब आपने क्या किया, जब प्रोडक्शन डाउन था तो आपने कर्मचारी फ्री छोड़ दिए, अब वो मस्ती कर रहे हैं पूर्णता। अब आपका मान लीजिए वहां पर डिमांड आई, डिमांड आने के बाद में आपने कर्मचारियों से कहा कि ऐसा है कि जो आपने पिछले महीने सिर्फ एक प्रोडक्शन किया था, 1% जो प्रोडक्शन था, अब उसका प्रोडक्शन आप 20% कर दो। तो ये कर्मचारी जो जिन्हें फ्री रहने की आदत पड़ गई वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए उन्हें हमेशा व्यस्त रखें, एक सकारात्मक ऊर्जा और सहायक कार्य वातावरण बनाए। एटमॉस्फेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जब भी आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि जब तक एक पॉजिटिविटी अगर आपके बिजनेस में नहीं है, बिजनेस में पॉजिटिविटी और एक होता है ना कि जो भी वहां पर वर्कर हैं, इवन आप भी अगर अपनी फैक्ट्री में तो आप भी एक वर्कर हैं, तो वहां पर एक जो होता है ना सहायक कार्य वातावरण,
एक दूसरे के लिए डेडिकेशन होना चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए यार ये तो उसका काम था ये वो ही करेगा। तो उससे क्या होता है, उसमें जो ओवरऑल कंपनी का जो टैग होता है, मतलब पूरी कंपनी का टैग, मान ली किसी एक बंदे ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच गया, तो वो प्रोडक्ट आपका नाम खराब करेगा। तो इसीलिए होना चाहिए एक दूसरे का डेडिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदमी डेडिकेट होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को बता भी सके, नहीं यार ये प्रोडक्ट में यार ये दिक्कत आ रही थी, ये आप इंप्रूव कर लो, तो ये प्रोडक्ट जैसे बाकी प्रोडक्ट निकल रहे थे हमारे, वो निकलते रहेंगे। तो इस तरह का एक डेडिकेशन और एक पॉजिटिविटी वाला माहौल होना चाहिए एक उसके अंदर, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी बिजनेस के अंदर। एक जो सबसे बड़ी चीज आती है जो हम लोग लीडरशिप बोलते हैं, एक लीडरशिप आपके बिजनेस को बहुत ही प्रभावशाली बना सकती है। उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए आपको एक मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करें। उसमें क्या होना चाहिए, आप जो लीडर हैं या आप ओनर हैं, तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं किसी भी चीज का डिसीजन ऑन द टाइम अपने वर्करों के सामने ले सकूं। उसके लिए हमें बेहिचक एक लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए, और वो लीडरशिप इतनी मजबूत होनी चाहिए जो आपको प्रोडक्ट को अप ले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि मुझे यार एक कार डेवलप करनी है, अब करनी है, कब होगी पता नहीं, करनी है बस। अब आप में लीडरशिप है ही नहीं, आपने नीचे वाले से बोला, आपने वहां के टेक्निकल हेड को बुलाया, बोले एक कार बननी है बस। अब वो तो क्या है कि साहब ने कहा कार बननी है, बनी जानी है। तो होना क्या चाहिए, आपका जो लीडरशिप होनी चाहिए वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर आपने बोला एक कार मैन्युफैक्चरिंग होनी है, तो फिर उसी दिन से उसी टाइम से आपका जो टेक्निकल हेड है उससे ये, उसके माइंड में ये फीड हो जाना चाहिए कि हाँ यार बॉस ने बोला कार एक नहीं बननी नए इनोवेशन के साथ, तो वो उस दिन से ही उसी टाइम से उस काम पे लग जाए, अपनी टीम को प्रेरित करें और उनका मार्गदर्शन करें। आपकी लीडरशिप के अंदर इतनी क्वालिटी, इतनी पॉजिटिविटी और इतना सकारात्मक और डेडिकेशन होना चाहिए कि जब भी आप अपने टीम के सामने जाएं या अपने वर्करों या कर्मचारियों के सामने जाएं तो उन्हें एक नई ऊर्जा मिले। ऐसा ना लगे अरे मालिक आए थे वो खुद सोचते हैं ऐसे। तो कहने का आशय ये है कि एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जितने भी सारे पॉइंट हैं, मैं आशा करता हूं अगर आप आज से मेरा वीडियो देखने के बाद अगर अपने बिजनेस में शुरुआत करेंगे तो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को व्यवसाय करने में ये काफ़ी मदद करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।